देखिए, ये बयान इस समय का नहीं है। आप अगर अभिषेक बनर्जी का बयान देखें जो उन्होंने मुर्शिदाबाद में दिया था, जिसके के बाद राहुल गांधी ने मेघालय में बयान दिया, शिलोंग में बयान दिया, तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया था कि वो बीजेपी का साथ दे रही है। ये अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कहा कि कांग्रेस को दिया हुआ वोट बीजेपी को दिया हुआ माना जाएगा और हमारे तीनों दुश्मन है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। तो ये कोई ममता बनर्जी ने अभिषेक के बयान पर सिर्फ मोहर लगाई है, कोई ये ऐसा बयान नहीं है जो ममता बनर्जी ने दिया हो। ममता बनर्जी इस समय बहुत दबाव में है और मेरा ऐसा मानना है कि ये दबाव वैसा ही है जैसे मायावती के समय सामने विधानसभा चुनाव में दबाव था। और मेरा ऐसा भय है, मुझे ऐसा भय है कि लोकसभा में बहुत सारी सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश में, मैंने पिछले भी किसी डिबेट में शायद कहा है कि वोट शेयर मायावती का सबसे ज्यादा था, वहां 13% के करीब था, 12 से 13% के करीब, पर सीट एक ही मिली विधानसभा में। लोकसभा में भी हो सकता है कि ममता बनर्जी इस तैयारी में हो कि लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को अगर चली गई तो उनको कोई बहुत ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, उनको विधानसभा बची रहना चाहिए। और जो है ना कि तुम हमें सीटें दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे वाला मामला है ये, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ज़्यादा बड़ा है बजाय ममता बनर्जी के। तो उनको बंगाल का, बिहार का घाटा जो है और तमाम जगह का घाटा बंगाल से भी पूरा करना है और उत्तर प्रदेश से भी पूरा करना। देखिए, मैं इसमें पूरे मामले में ममता बनर्जी को इररिलेवेंट मानता हूं। उनको कोई विपक्षी एकता में न तो उनकी रुचि है, न विपक्ष उनको अपने साथ, जिसको हम विपक्ष मानते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसमें ममता बनर्जी नेशनल पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो चुकी हैं। लोकसभा के इलेक्शंस के बाद अगर उनको लगा कि सरकार भाजपा की नहीं बन रही है तो वो किसी भी समय पाला बदल सकती हैं, और अगर एनडीए की बन रही है, मोदी जी की बन रही है, तो वो एनडीए में तो काफी पहले रह चुकी हैं, कई बार रह चुकी हैं। इसलिए कोई ममता बनर्जी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं है पॉलिटिकल सर्कस में, और हाल के दिनों में तो बिल्कुल नहीं है। तो मायावती और ममता बनर्जी दोनों को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का काम अब बचा नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस ने ये सीट जीती है सागर दिघी की, और 51 साल के बाद जीती है, ये बड़ा एक धक्के का मामला है कि बंगाल में एक ऐसे इलाके में जो ममता बनर्जी, तो ये बताता है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम मतदाता है, वहां की 27% पॉपुलेशन जो विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ चली गई थी, सीपीएम को भी छोड़ दिया था और कांग्रेस को भी छोड़ दिया था और बीजेपी को भी छोड़ दिया था, लोकसभा में वो जो पॉपुलेशन है वो लगता नहीं कि वो ममता बनर्जी के साथ जाएगी। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये कि लोकसभा में अब मामला ममता बनर्जी का बचा नहीं है कुछ, वहां पूरा का पूरा, जैसे बुरे से बुरे वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें वहां मिली है। तो अब आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सीटें कम होंगी जिस तरह से ममता बनर्जी चल रही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बंगाल में काफी बढ़ सकती हैं। जो पूरा 2024 का मामला है उसमें केवल एक चीज देखने की है कि ये केसीआर हैं, मायावती हैं, ममता हैं, केजरीवाल भी हैं, प्रशांत किशोर हैं और ओवैसी हैं। ये जो तमाम लोग हैं, इनकी भूमिका को लेकर कोई बहुत ज्यादा संदेह विपक्ष में अब रहा नहीं है। और विपक्ष की जो ताकत है
वो एक अलग ढंग की है, उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपसे कुछ आंकड़ों की बात की थी, मैं इस बार फिर कर रहा हूं कि जो राज्य हैं जहां विपक्ष को अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी और जिनके आधार पर गठबंधन होंगे, उनमें कुल मिलाकर 321 सीटें हैं लोकसभा की। और मैं उन राज्यों में जहां विपक्षी गठबंधन शामिल नहीं किया जा सकता, उसमें यूपी को भी मान रहा हूं, वेस्ट बंगाल को भी मान रहा हूं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, इन सबको मान रहा हूं। तो इसलिए ये जो लड़ाई के मैदान हैं अब हट गए हैं पूरे के पूरे, और ममता पर किसी तरह की बातचीत का कोई मतलब रहा नहीं है। विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, अभी जैसे चुनाव हुआ, आप बताइए कि जो महाराष्ट्र में कस्बा पेट की जो सीट है, वो 33 सालों के बाद कांग्रेस ने जीत ली। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि त्रिपुरा में पिछले चुनाव में 0 सीट थी कांग्रेस के पास, 5 सीटें हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां कम हो गई हैं। तो मेघालय में 5 सीटें मिली हैं, और भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला है? वहां 2 सीटें मिली है। तमिलनाडु का बाय इलेक्शन कांग्रेस जीत गई है। तो इसलिए क्या, हम लोग जो अभी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एनालिसिस चल रहा है, उसमें कुछ इस तरह का यूफोरिया है जो बीजेपी के चुनाव प्रचार से गाइडेड होता है कि अरे वाह, नॉर्थ ईस्ट में तो धो दिया, पूरे विपक्ष को खत्म कर दिया, ममता बनर्जी ने अब ऐसा कह दिया, अब क्या होगा इन लोगों का। आम आदमी पार्टी में इस तरह से गिरफ्तार कर लिया है, और अब केजरीवाल का नंबर है, तो अब विपक्षी एकता को कोई मतलब ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी हो या केसीआर हो या ममता बनर्जी हो या मायावती हो या ओवैसी हो, इन सबका 2024 के इलेक्शन में कोई रिलेवेंस नहीं है। इनका जिस तरह से ये लोग उलझे हुए हैं, तमाम लोग, और जिस तरह के अलायंसेस हैं उसमें, इसलिए मैं ममता बनर्जी के बयान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मान नहीं रहा हूं। मैं ये केवल ये मान रहा हूं कि जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था, और जो दबाव है जांच एजेंसियों का, ईडी का और तमाम चीजों का, ये उसके चलते जो स्थिति है वो ये है कि संभव नहीं है इनके लिए अब ममता बनर्जी के लिए या अलाइन करना कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ। वो अगर करेंगी तो साल भर पहले ये बताना जरूरी है बीजेपी को कि भाई मैंने घोषणा कर दी है, और अभिषेक ने भी घोषणा कर दी, और हम इन लोगों के साथ नहीं है। ये बड़ा एक टेक्टिकल मूव है, और इसमें नॉर्थ ईस्ट का कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने तो गेन किया मेघालय में, आप बताइए, मतलब टीएमसी जो कहीं नहीं थी उसने गेन किया है। तो अभी त्रिपुरा का इतना गुणगान हो रहा है, त्रिपुरा में इतनी परेशान है भारतीय जनता पार्टी, ये ट्रिप्ता मोथा के जो उदय हुआ है वहां, आप क्या समझते हैं कोई छोटी बात है? वहां बहुत बड़ी बात है। वो सीपीएम और कांग्रेस के साथ नहीं गए, और ये इन्हीं की गलती है, सीपीएम और कांग्रेस की। अगर चले जाते तो बहुत। दूसरा ये कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर इतनी बात की जा रही है, एक एनालिसिस करना चाहिए कि नागालैंड की 80% पॉपुलेशन ईसाई है, 80 से ज्यादा, और मेघालय की भी 80% से ज्यादा ईसाई पॉपुलेशन है। आप अगर मैदानी इलाकों में चर्चों को जला रहे हैं, ईसाइयों की 12 बजा रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पर, और वहां पूरे का पूरा आपने ईसाई समाज को कल्टीवेट कर लिया है, किस तरह से किया मैं आप कहना नहीं चाहता। आपके कैंडिडेट्स तो सारे ईसाई हैं ना, क्रिश्चियन, नागालैंड में भी और मेघालय में भी, और उम्मीदवार भी क्रिश्चियंस हैं सारे के सारे। तो आपकी आइडियोलॉजी का क्या हुआ? और दिल्ली के पुस्तक मेले में जब बाइबल कोई फ्री में बांटता है तो आप हमले करते हैं।
ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एनालिसिस चल रहा है, उसमें वो ड्रिवन है, पूरा का पूरा जो ढोल धमाके के साथ भारतीय जनता पार्टी जो जश्न मना रही है उससे ड्रिवन है। इसलिए मैं थोड़ा सा ये ममता बनर्जी के बयान कोई बहुत ज्यादा किसी को परेशान नहीं है, और कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं। शिलांग में अटैक किया था इन्होंने बुरी तरह, राहुल गांधी ने, और कांग्रेस तो मान के ही चल रही है कि कांग्रेस को वहां सीपीएम के साथ लड़ना है, फिर से सीपीएम के साथ लड़ना है। तो ममता बनर्जी की परेशानी वहां वाजिब है, और इस बाई इलेक्शन में हार के बाद तो और वाजिब है।